दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। सूचना क्रांति के दौर में जहां आम व्यक्ति तक सूचनाओं के भंडार ने उसकी समझ को दुरुस्त किया है, वहीं फर्जी खबरों के प्रसार ने उसकी समझ को विकृत करने में भी भूमिका निभाई है। ऐसे में हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे भारतीय दंड संहिता या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में कौन से प्रावधान हैं जो इनसे निपटने के लिए हमारी संस्थाओं को, हमारे पुलिस बल को तैयार करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक देखते हैं इन फोकस में क्या होगा। हमारे टॉपिक का नाम होगा क्या है फेक न्यूज से निपटने के कानूनी उपाय। इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे चर्चा के विभिन्न पक्ष होंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये खबर क्या है और चर्चा में क्यों है। फिर हम फेक न्यूज से संबंधित, उससे निपटने से संबंधित आईपीसी भारतीय दंड संहिता की कुछ प्रमुख धाराओं को देखेंगे। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कुछ धाराओं पर चर्चा करेंगे जो फर्जी खबरों से निपटने की व्यवस्था करती हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा कोविड के समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। कोविड के समय में फर्जी खबरों से निपटने के लिए इस धारा का विशेष रूप से प्रयोग किया गया था। इस धारा के बारे में भी जानेंगे और अंत में एक आपके लिए प्रश्न होगा। इस प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर देना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि खबर क्या है और चर्चा में क्यों है। खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ली गई है और खबर है फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन, सेक्शंस ऑफ द लॉ दैट पुलिस कैन इन्वोक। वे कौन से सेक्शंस हैं जो फेक न्यूज से, जो मिस इन्फॉर्मेशन से निपटने के लिए पुलिस जिनका इस्तेमाल कर सकती है। यहां पर एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। हमें जानना है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के अंतर को। गलत सूचना और दुष्प्रचार के अंतर के बारे में जान लेना जरूरी है। जब हम गलत सूचना की बात करते हैं तो मान लिया मैं फिलहाल आपसे किसी सेक्शन के बारे में बात करूं और मुझे सेक्शन 67 के बारे में बात करनी हो और गलती से 69 निकल जाए, तो ये आपको दी गई एक मिस इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर मैं इरादतन आपके परीक्षा में प्रश्न गलत हो जाए, इस इरादे से इस इंफॉर्मेशन को दूं, यानी इसमें इरादे के तत्व को शामिल कर लूं, तो ये दुष्प्रचार हो जाएगा। ये डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का बुनियादी अंतर है। इस टॉपिक को समझने के अंतर्गत इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। हाल ही में जैसा कि आप जानते हैं कि सूचना क्रांति के दौर में फेक न्यूज भी एक बड़ी समस्या बनकर के उभरी है। हाल ही में कर्नाटका पुलिस ने एक न्यूज एंकर को इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया है और इसकी गिरफ्तारी के अंतर्गत ही ये मुद्दा फिर से महत्वपूर्ण हो उठता है और इसलिए आज हमारी चर्चा का विषय बना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आईपीसी की में कौन सी धाराएं हैं जो फेक न्यूज से निपटने के लिए पुलिस बल को तैयार करती हैं और उन धाराओं में किस प्रकार के सजा के प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले हम जिस सेक्शन की बात करेंगे वो है सेक्शन 153A। ये सेक्शन धर्म, जाति, नस्ल, जन्मस्थान, निवास और भाषा के आधार पर शत्रुता बढ़ाने और सद्भाव के प्रतिकूल कार्य करने को एक अपराध घोषित करता है और इसके अंतर्गत 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान ये करता है। एक और सेक्शन है सेक्शन 292 जो अश्लील पुस्तकों की बिक्री से संबंधित है। अश्लील पुस्तकों की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत पैम्फलेट और अन्य प्रकार की भी सामग्री आ जाती है और बिक्री के बाद इसका प्रसार करना और साथ ही इसे प्रकाशित करना, यानी इसे प्रदर्शित करना, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक अपराध माना जाएगा और इस अपराध के अंतर्गत किसी को भी पहली बार अगर यह अपराध किया जाता है तो उसको 3 महीने की सजा या जुर्माना या दोनों, और अगर कोई भी व्यक्ति इसे दूसरी बार करता है, कोई संस्था इसे दूसरी बार करती है या अन्य बार करती है, तो दूसरी बार इस अपराध को करने पर 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। एक और सेक्शन है जो फर्जी खबरों से, जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन से निपटने का प्रयास करता है, वो है सेक्शन 295A जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित है। अगर कोई भी व्यक्ति या किसी के भी द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी बयान दिया जाता है तो इसके संदर्भ में इसे एक अपराध माना गया है और इस अपराध के अंतर्गत 3 साल की सजा
या जुर्माना या दोनों इसके अंतर्गत हो सकते हैं। एक और सेक्शन है, दो सेक्शन ऐसे हैं जो मानहानि से निपटने की व्यवस्था करते हैं। आप जानते हैं अलग अलग तरह के बयान या इंफॉर्मेशन अखबारों में फैलाने के माध्यम से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के कार्य किए जाते रहे हैं। तो इससे निपटने के लिए दो सेक्शन है, सेक्शन 499 और सेक्शन 500, 499 और 500। सेक्शन 499 499 केवल मानहानि को परिभाषित करता है और मानहानि को परिभाषित करने के अंतर्गत यह कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए किसी प्रकार का कोई बयान दिया जाता है तो उसको मानहानि माना जाएगा। हालांकि इन बयानों में सत्य के आरोपण को अपवाद माना गया है। अगर किसी सार्वजनिक अधिकारी से संबंधित कोई सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक भलाई के लिए प्रकाशित करनी हो या वह कहनी हो, कोई भी सूचना या सत्य का आरोपण करना हो, तो इस तरह के सत्य के आरोपण को सार्वजनिक भलाई के अंतर्गत माना जाएगा, पब्लिक गुड के अंतर्गत माना जाएगा, न कि इसको किसी की मानहानि के रूप में देखा जाएगा। तो इस तरह के अपवाद भी इसके अंतर्गत बनाए गए हैं। 500 मानहानि की सजा का प्रावधान करता है, 499 में किसी भी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं है। 599 इसके अंतर्गत 2 साल की सजा का प्रावधान करता है और इसको दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों के रूप में मानहानि को रखता है। अगर यह आपराधिक स्तर की मानहानि है तो इसके अंतर्गत 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। हाल ही में जो राहुल गांधी 2 साल की सजा प्लस जुर्माना या दोनों, हाल ही में राहुल गांधी को इसी सेक्शन के अंतर्गत गुजरात की एक कोर्ट ने मानहानि के मुकदमे में दोषी ठहराया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, आप जैसा कि जानते हैं। कुछ और सेक्शंस हैं जो भारतीय दंड संहिता से संबंधित हैं और फर्जी खबरों से, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन से निपटने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक सेक्शन है, सेक्शन 503, जो किसी भी व्यक्ति को डराने या उससे कोई भी कृत्य करवाने के लिए, कृत्य जबरदस्ती करवाने के लिए उसकी प्रतिष्ठा को, उसे व्यक्तिगत रूप से हानि पहुंचाने या उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाने का कार्य करता है तो इसे एक आपराधिक धमकी के अंतर्गत अपराध माना जाता है और इसके अंतर्गत 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। एक और सेक्शन संबंधित है जो शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान से संबंधित है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय का, किसी व्यक्ति का जानबूझकर अपमान करता है शांति भंग करने के लिए, तो वो सेक्शन 504 के अंतर्गत एक अपराध माना जाएगा और इसके अंतर्गत 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार का एक और सेक्शन है, सेक्शन 505, जो किसी भी बयान या कोई रिपोर्ट या कोई अफवाह के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी रिपोर्ट जारी करता है या अफवाह फैलाता है या बयान देता है जो सार्वजनिक हानि के लिए किया गया हो, तो इसके अंतर्गत 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति के द्वारा इरादतन कोई बयान दिया गया है, कोई रिपोर्ट प्रकाशित की गई है या कोई अफवाह फैलाई गई है, रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, प्रसारित की गई है, तो उसके अंतर्गत भी, और ऐसा काम उकसाने वाला हो और इरादतन किया गया हो, तो सेक्शन 5051 के अनुसार 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। ये कुछ आईपीसी की धाराएं थी जो फर्जी खबरों से, गलत सूचनाओं से और दुष्प्रचार से निपटने के अंतर्गत जिन भारतीय दंड संहिता में जिनका प्रावधान है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की कुछ धाराएं हैं जो फर्जी खबरों से, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में किसी खबर के, किसी गलत खबर के, किसी दुष्प्रचार से निपटने के प्रावधान करती है। इसी तरह का एक सेक्शन है इसका अंतर्गत आईटी एक्ट का सेक्शन 67, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी भी अश्लील सामग्री को प्रकाशित करने, उसे प्रसारित करने को एक अपराध के रूप में व्याख्यायित करता है और इसके अंतर्गत 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का
प्रावधान करता है। इसी प्रकार से एक और सेक्शन है सेक्शन 69 जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भारत सरकार को कुछ अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार किसी भी, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी लोग आजकल स्मार्टफोन और पर्सनल कंप्यूटर का सामान्यतः प्रयोग करते हैं, तो अगर किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर संसाधन से संबंधित, कंप्यूटर संसाधन में किसी सूचना अगर कोई प्राप्त है, कोई संग्रहित है या कोई सूचना प्रसारित की जाती है, तो इस सूचना को रोकने, इस पर निगरानी करने और इसे डिक्रिप्ट करने का अधिकार भारत सरकार को दिया गया है, लेकिन इसके अंतर्गत किसी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं किया है। इसी प्रकार से मध्यस्थों के लिए भी कुछ सुरक्षा प्रावधान किए गए हैं सेक्शन 79। जब हम कहते हैं कि सेफ हार्बर प्रोविजन इंटरमीडियरीज मध्यस्थों के लिए किया गया है, तो उसका मतलब क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सभी लोग व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब या OTT प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म क्या है? आप उपयोग करता हुए या हम लोग उपयोग करता हुए, और ये प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म या फेसबुक या ट्विटर या व्हाट्सएप या यूट्यूब, ये प्लेटफॉर्म क्या हुआ? ये हमें एक माध्यम प्रदान करते हैं इनके उपयोगकर्ताओं से जुड़ने के लिए। यानी उपयोगकर्ता दो तरह के होते हैं, या तो जनरेटर होते हैं, कंटेंट जनरेटर होगा, या उसे देखने वाला होगा, कंज्यूमर होगा। तो जनरेट करने वाले की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए, और इनको इस जनरेट, कोई भी सामग्री अगर जनरेट होती है तो जिम्मेदारी इसी की हो, बल्कि इन इंटरमीडियरीज संस्थाओं की ना हो, इसके लिए इनके सेफ हार्बर प्रोविजंस किए गए हैं। लेकिन ये सेफ हार्बर प्रोविजंस तभी काम करते हैं अगर ये अपनी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो इनके कानूनी दायित्व हैं, उनको निभाते हैं। तभी इनको ये लीगल फॉर्मेलिटीज निभाने पर तभी इनको इन प्रावधानों में सेफ हार्बर की सुरक्षा, प्रोटेक्शन मिलेगा। ये IT अधिनियम की कुछ धाराएं हैं जो फर्जी खबरों से निपटने की व्यवस्था करती हैं। इसी प्रकार से कोविड में हमने देखा है कि किस प्रकार कोविड से संबंधित सूचनाओं को, बड़े स्तर पर जनसंख्या के विस्थापन से संबंधित बातों को, फर्जी खबरों को कितने बड़े स्तर पर चलाया गया, जिससे पब्लिक में बड़े स्तर पर पैनिक फैला। इस समस्या से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 54 में प्रावधान किया गया है, जो कहता है कि आपदा से संबंधित किसी भी प्रकार की बात में, आपदा के बारे में या उसके परिमाण के बारे में, किसी भी प्रकार की जो सूचना है कि आपदा कितनी बड़ी है, कोई भी फर्जी खबर चलाई जाती है जो जनता में बड़े स्तर पर दहशत पैदा करे, तो इसे एक अपराध माना गया है और इसके अंतर्गत 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। कोविड के संदर्भ में हमने देखा कि पुलिस ने इस सेक्शन को कई बार इन्वोक किया है। हाल ही में 2023 में केंद्र सरकार एक और विधेयक लेकर के आई है जो अभी अधिनियम में तब्दील नहीं हुआ है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। इसके अंतर्गत भी किसी व्यक्ति के पर्सनल डाटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो ये कुछ सामान्य प्रावधान थे जो पुलिस बल जिनका इस्तेमाल कर सकती है फर्जी न्यूज से निपटने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन से निपटने के लिए और डिसइंफॉर्मेशन से निपटने के लिए। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 500 आपराधिक मानहानि के लिए 2 साल की सजा का प्रावधान करती है। आपका दूसरा कथन है, IT अधिनियम की धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने के अपराध में 3 साल की सजा का प्रावधान करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न तो 2। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।